नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं स्टोन एज से संबंधित अर्थात पाषाण काल से संबंधित कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। जी दोस्तों, हमने प्रीवियस क्लास में, पिछले वीडियोस में आपके कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दोस्तों, जो कि आपके इंस्क्रिप्शन एंड क्वाइंस के ऊपर थे, अभिलेखों एवं मुद्राओं से संबंधित थे, उनको डिस्कस किया था। अब दोस्तों, आज के इस सेशन में हम आपसे बात करेंगे जो स्टोन एज है, जो पाषाण काल है, जो कि दोस्तों हमारे इंडियन प्री हिस्ट्री का पार्ट है, भारतीय प्रागैतिहासिक काल का भाग है। उनकी चर्चा हम दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। दोस्तों, जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर दोस्तों आपका चालकोलिथिक फेज, फिर आपका वैदिक एरा, मौर्यन पीरियड, एक एक करके दोस्तों आपकी जो कंप्लीट हिस्ट्री है उनसे संबंधित दोस्तों जो एमसीक्यूज है उनको इन डेप्थ एनालिसिस दोस्तों अच्छे से कवर करेंगे, डिटेल दोस्तों एक्सप्लेनेशन के साथ में। इसके पहले कि दोस्तों आज के सेशन की हम शुरुआत करें, जल्दी से दोस्तों आप सभी जुड़ जाइए। चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आप सभी के पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचती रहे। साथ में दोस्तों हमें यह भी बता दीजिए कि क्या आप तक हमारी आवाज और वीडियो क्वालिटी दोनों बेहतर रूप से पहुंच पा रही है या नहीं, जिसके पश्चात दोस्तों जो सेशन है उसे हम स्टार्ट करें। बताएं दोस्तों, क्या आप सभी तक हमारी आवाज और वीडियो क्वालिटी दोनों बेहतर रूप से पहुंच पा रही है? बताएं दोस्तों। हम लोगों ने जो जितने भी प्रीवियस में वीडियोस की हैं वो सभी दोस्तों आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों वहां से लगातार जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते रहे हैं। तो आइए दोस्तों वीडियोस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने यहां पर दिया गया है। दोस्तों सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? बात क्या कर रहा है? प्री हिस्टोरिकल रॉक आर्ट साइट या फिर रॉक आर्ट पेंटिंग जो है उसकी बात कर रहा है। उस साइट का जो नाम है वो पूछ रहा है। ऑप्शन है बाघ, अजंता, भीमबेटका या फिर अमरावती। बताइए। देखिए, यदि हम ऐसे सिंपल इस क्वेश्चन को करें तो आपको पता होगा कि जो चार ऑप्शन यहां पर आपको दिए गए, बाघ केव, बाघ नामक गुफा है, आप सभी जानते हैं, प्रसिद्ध है। अजंता की भी अपनी गुफा है, ठीक है। अमरावती से हमें स्तूप का प्रमाण मिला है। अमरावती काफी इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है, बौद्ध आपका प्लेस माना जाता है। और आपका इसमें बचा भीमबेटका, जहां से भी हमें जो रॉक शेल्टर का जो प्रमाण है वह देखने को मिला है। इसके अलावा और भी जगह हैं जहां से पेंटिंग्स का प्रमाण मिला है। लाइक आप नाम ले सकते हैं उदयगिरी का, खंडगिरी का, आपने नाम सुना होगा, कन्हेरी की गुफाओं का नाम सुना होगा, आपने लेखिया का नाम सुना होगा, आपने बगही खोर का नाम सुना होगा। तो ये ऐसे आर्कियोलॉजिकल साइट हैं जहां से हमें जो है कि जो प्राचीन चित्रकलाएं हैं उनके प्रमाण देखने को मिले। बट यहां पे एक पॉइंट दिया गया है प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का, दैट द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, भीमबेटका। क्या होगा? भीमबेटका जो है वो आर्कियोलॉजिकल साइट है जहां से हमें रॉक शेल्टर्स के प्रमाण मिलते हैं। आपके जो शैल चित्रकला के जो प्रमाण है वह देखने को मिला हुआ है। जो आपके चित्रकलाएं हैं, पेंटिंग्स जो है वो देखने को मिली हुई है। अब देखिए, इंपॉर्टेंट है कि भीमबेटका बेटे है कहां पे? तो आपको पता होगा भीमबेटका जो है एमपी का जो रायसेन डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, एमपी का रायसेन में स्थित, मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित आपका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पुरास्थल है। काम किसके द्वारा किया गया? तो आप सभी ने नाम सुना होगा वी.एस. वाकणकर का। जी हां, वी.एस. वाकणकर का नाम आप सभी ने सुना होगा। वी.एस. वाकणकर के द्वारा जो है इस पर काम किया गया। पहली बार लगभग 1958 के दौरान जो है इसकी खोज की गई और यहां पर जो है उत्खनन भी, जो प्रथम उत्खनन है, जो फर्स्ट एक्सकेवेशन है, वो भी वी.एस. वाकणकर के ही द्वारा किया गया। बाद में जो उत्खनन है यदि आप देखेंगे तो उसमें जो वी.एन. मिश्रा हैं,
जिनका संबंध डेक्कन कॉलेज से है, उनके द्वारा यहां पर एक्सकेवेशन का काम किया गया। ये जो वीएस वाकड़कर हैं, यह आपके जो विक्रम विश्वविद्यालय है, ठीक है, विक्रम विश्वविद्यालय है, उनसे जो है इनका संबंध जोड़ा जाता है। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि यहां से प्राप्त ये जो भीमबेटका है, यहां से प्राप्त जो प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला है, जो आपका प्री हिस्टोरिकल रॉक पेंटिंग है, वह किस काल से संबंधित है? यह क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा कि जो आपका भीमबेटका है, इसका संबंध जो है, इसमें आपकी जो प्रागैतिहासिक शैल चित्रकलाएं हैं, वो मेनली जिस काल से संबंधित है वो है आपका मेसोलिथिक एरा, अर्थात आपका जो मध्य पाषाण काल है। कौन सा? मध्य पाषाण काल है। उस मध्य पाषाण काल से इसके बारे में जो जानकारी है वह देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी आप सभी देखते हैं कि भीमबेटका एक ऐसा आर्कियोलॉजिकल साइट है जो कि पैलियोलिथिक से लेके मेसोलिथिक के बीच का जो सीक्वेंशियल आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है वो भीमबेटका से हमें प्राप्त होता है। मतलब कि जब भीमबेटका का उत्खनन किया गया तो वहां से पूरा पाषाण काल से लेके मध्य पाषाण काल के बीच का जो क्रम है उसके बारे में बड़ी ही परफेक्ट जानकारी जो है वो यहां से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर किया है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अब आपको क्या करना है कि इन सभी को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको क्या करना है? सही करना है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, आयरन एज, ब्रॉन्ज एज, ठीक है, प्रीलिथिक, इसको पैलियोलिथिक एज कह लीजिए आपका, और आपका जो है दोस्तों नवपाषाण एक न्यूलिथिक एज। ठीक है, बताएं व्हाट आर द राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें किसी को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा बहुत भी दिमाग लगाएंगे तो ये क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे। जितने भी हमारे भाई बहन जुड़े हुए हैं सभी से निवेदन है, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। बताएं, चलिए ठीक है, देखिए सबसे पहली बात, आपका इन सारे 4 फेजों में जो पैलियोलिथिक एज है वो क्या आएगा? पहले नंबर पर आएगा। ठीक है, पैलियोलिथिक के बाद जो है दूसरे नंबर पर क्या आएगा? नियोलिथिक एज आएगा। तो पहला 1, ठीक है, इसमें क्या दिया? कालक्रम में दर्शाना है ना, इसमें 1 आएगा, 3 आएगा, फिर 4 आएगा, तो 3 फिर 4 फिर 2 फिर 1, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आप लोगों को बताएगा था। अच्छा, मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं कि यहां पे जो ब्रॉन्ज एज दिया हुआ है, जो कांस्य काल दिया हुआ है, यह किस काल से संबंधित है? बताइए भाई, बेसिक सा क्वेश्चन है कि यहां पे जो कांस्य काल की बात कर रहा है, जो ब्रॉन्ज एज की बात कर रहा है, यह भारत की किस संस्कृति, किस सभ्यता को प्रदर्शित करता है, किस काल को यह बताता है? बताइए। सिंपल सी बात है, पार्टिस में मैंने बताया था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पीरियड है, कौन सा? इंडस वैली जो सिविलाइजेशन का पीरियड है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है, उससे इनको एसोसिएट किया जाता है, क्योंकि जो ये सिंधु घाटी सभ्यता का काल रहा है, ठीक है, तो इस सिंधु घाटी सभ्यता के इस काल में जो है कि जितने भी टूल्स बने थे, मुख्यतः उपकरण, वह किसके बने हुए थे? तो उनका निर्माण जो है वो हमें ब्रॉन्ज में अर्थात कांस्य में बना हुआ जो है दिखाई देता है। ब्रॉन्ज का जो निर्माण है वो कॉपर प्लस जो आपका टीन है उनसे मिलकर जो है वो निर्माण किया जाता है, और जो है यहां पे उस प्रकार का जो चीजें हैं वो देखने को मिलती हैं। तब यहां पे जिस मेटल का सबसे ज्यादा बार प्रयोग किया गया वो ब्रॉन्ज था। सो दैट्स व्हाई द नोमेनक्लेचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन एज ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, ब्रॉन्ज एज कल्चर से हम क्या कहते हैं? आपके कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। ठीक है, बाकी आप लौह एज के बारे में जानते ही है कि 6th सेंचुरी बीसी के बाद जो है कि आपका लौह युग जो है स्टार्ट हो जाता है, जहां पे भारत में यदि हम आयरन एज की बात करते हैं तो हमेशा से याद रखिएगा कि आप इसको 2 भागों में बेटे बांट के समझ सकते हो। एक आपका नॉर्थ इंडिया का क्षेत्र और दूसरा जो है आपके
साउथ इंडिया का क्षेत्र। ठीक है, जो नॉर्थ इंडिया है वहां पे जो आपका आयरन एज है ये प्रदर्शित किया जाता है पीजीडब्ल्यू से, जो पेंटेड ग्रेवेयर है, जिसे हम चित्रित धूसर मृदभांड परंपरा की संस्कृति कहते हैं। यह उत्तर भारत के क्षेत्र में लौह युग को, आयरन एज को डिनोट करती है, उसका जानकारी देती है। जबकि जब हम साउथ इंडिया को देखते हैं तो वहां का जो मेगालिथिक पीरियड है, मेगालिथिक एज है, अर्थात महापाषाणिक संस्कृति है, बृहत पाषाणिक संस्कृति है, यह साउथ इंडिया के जो आयरन एज है, जो लौह युग है, उसके बारे में जानकारी देता है। और इस आयरन एज से आपका जो है यहां पे बीआरडब्ल्यू से जो आपका मृदभांड संबंधित है वो है आपका बीआरडब्ल्यू। तो उत्तर भारत में पीजीडब्ल्यू आयरन एज को एसोसिएट करता है और दक्षिण भारत में जो है आपका यहां पे क्या एसोसिएट करता है? जी हाँ, बीआरडब्ल्यू। जी हाँ, बिल्कुल दीपाली जी ने बिल्कुल सही आंसर कहा कि जो आपका मोहनजोदाड़ो है वहां से प्राप्त होने वाली जो आपकी डांसिंग गर्ल की स्टैचू है, जो आपके नर्तकी की मूर्ति है, वो भी किसकी बनी हुई है? कांसे की बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अभी हाल ही में 2001 ईस्वी में कहां से अस्मीकृत मानव शिशु कपाल की जो प्राप्ति है वो हमें देखने को मिलती है? रिसेंटली इन 2180 फ्रॉम वेयर वॉज द फॉसिलाइज्ड ह्यूमन इन्फेंट स्कल जो है, ठीक है, उसके प्रमाण कहां से मिले हुए हैं? ऑप्शन है आपका हथनौरा से, मेहरगढ़ से, औडय से या फिर सोहन घाटी से। मैंने आप लोगों को पढ़ाते समय इस क्वेश्चन को अच्छे से कराया भी था और उसके बारे में आप लोगों को जानकारी भी दी गई थी। बताइए व्हाट इज द राइट आंसर? देखो बेटे, पेड बैच में भी चीजें बताई जाती हैं, जितनी आपको चीजें हैं वो ऑलरेडी वहां पे बताई गई हैं। इवन मैंने जब आपको क्वेश्चन आंसर जो हम कराते हैं वहां पे भी बताया गया है, और साथ ही साथ हमारा जो जनरल क्लास होता है, अभी आप लोगों को मैंने ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ाया था, तो याद कीजिए वहां पे भारतीय उपमहाद्वीप में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कहां कहां से आपके ह्यूमंस के एविडेंसेस मिल रहे थे। इसमें हमने शिवापिथिकस, रामापिथिकस, हनुमानापिथिकस, सुग्रीवापिथिकस और अरुण सुनाकिया की बात की थी। नर्मदा घाटी की बात करते दौरान इनकी बात आई थी औडय की। ठीक है, तो ये जिसका सही आंसर होगा वो होगा औडय। औडय से जो है किस प्रकार का जो प्रमाण है वो हमें देखने को मिला है। किसको मिला है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो यह मिला है पी राजेंद्रन को। किसको मिला है? पी राजेंद्रन को जो है यह मिला हुआ है। और पी राजेंद्रन का जो संबंध है वह किससे है? केरल विश्वविद्यालय से है। किससे है? केरल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं जिन्होंने है कि यहां से किसके प्रमाण प्राप्त किए हैं, ये जो आपके प्रमाण हैं वह देखने को मिला हुआ है। नाम एकदम याद होना चाहिए, क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है वहां से वो पूछे जाते हैं, इसलिए इसमें कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखिए मैंने आप लोगों को और भी बताया था, जिसमें जैसे कि यहां पे हथनौरा का नाम दिया है, तो हथनौरा ध्यान रखिएगा कि हथनौरा से 5 दिसंबर 1982 को जो है अरुण सुनाकिया, जो कि जियोलॉजिस्ट थे, अरुण सुनाकिया को जो है यहां से जो है कि क्या मिला था? एक स्कल का प्रमाण मिला था, एक खोपड़ी का प्रमाण मिला था। और वो स्कल किसका था? तो वो स्कल था होमो इरेक्टस के जीवाश्म का। होमो इरेक्टस के जीवाश्म का था और इसे नाम दिया गया होमो इरेक्टस नर्मदेंसिस। क्या नाम दिया गया? होमो इरेक्टस नर्मदेंसिस। और इसी आपके होमो इरेक्टस नर्मदेंसिस का एक कंधे की जो हड्डी है, कंधे की जो हड्डी है, उस कंधे की हड्डी का प्रमाण 1987 में जो है किसको मिला था? ए आर सांख्यन को मिला था। किसको? ए आर सांख्यन को जो है यह प्रमाण प्राप्त हुआ था। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हथनौरा है कहां पे? हथनौरा आपके नर्मदा घाटी का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पुरास्थल है, जहां से इस काल का जो प्रमाण है वह हमें देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए, तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों हम आपको बता दें कि हमारा जो आपका आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट का जो पेड बैच है,
दोस्तों वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, क्लासेस उसकी लाइव चल रही हैं। ठीक है, तो आप सभी से निवेदन है कि यदि आप उस हमारे बैच में जुड़ना चाहते हैं, जिनकी क्लासेस जुलाई से लेकर दिसंबर तक चलेंगी, जिसमें आपको पीडीएफ, ई नोट्स मटेरियल, वीकली मॉक टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, डाउट सेशन, क्वेश्चन आंसर सेशन, एमसीक्यू सेशन, सभी प्रकार की चीजें उसमें आपको अवेलेबल है। यदि आप उसमें जुड़ना चाहते हैं तो जो चैनल का दिया गया नंबर आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, उस पर कॉल या मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है? ऑप्शन दोस्तों आपके सामने है, मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या फिर उच्च पूरा पाषाण काल। बताएं भाई, किसे जो है हम कि फ्लेक कल्चर के नाम से जो है जानते हैं? कोई बताए भाई, निम्नलिखित में से किसे हम फ्लेक कल्चर अर्थात जो फलक संस्कृति है उसके नाम से जानते हैं? एनी वन ऑफ यू कोई बता सकता है कि सही आंसर क्या होगा? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये। देखिए, मैंने आप लोगों को पढ़ाते समय बताया था कि प्राचीन काल में या फिर कह लीजिए स्टोन एज के अंतर्गत जो भी टूल्स बनाए जाते थे, जो भी उपकरण बनाए जाते थे, उन्हें दो भागों में बांट के हम पढ़ते हैं। एक वो उपकरण जिनका निर्माण कोर के ऊपर होता था, जिन्हें हम कोर टूल्स कहते थे, और वो उपकरण जिनका निर्माण फ्लेक के ऊपर होता था, उन्हें हम फ्लेक टूल के नाम से जानते थे। एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा कि मान लीजिए कि आपके पास एक बड़ा सा पत्थर का गोला है, टुकड़ा है। ठीक है, अब आपने क्या किया कि इस पत्थर से जो है कि कुछ टुकड़े जो है कि वो बाहर निकाल दिए। ठीक है, आपने तोड़ के जो है कि उससे कुछ टुकड़े बाहर निकाल दिए। ठीक है, तो ये जो आपका बचा, इसको हम क्या कहेंगे? जो बड़ा वाला भाग है, ये वाला भाग, इसे हम कोर कहते हैं। और इससे जो आपके जो टुकड़े बाहर निकल कर आए, यह जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्लेक कहते हैं। अब यदि मनुष्य जो है इस बड़े वाले भाग का उपयोग जो है एक उपकरण के रूप में करता है, तो उसे हम कोर उपकरण कहते हैं, कोर टूल कहते हैं। और यदि वो इस भाग से निकले हुए जो छोटा सा फलक है, जो टुकड़ा है, उसका प्रयोग उपकरण बनाने के लिए करता है, तो उसे हम फ्लेक टूल कहते हैं, फलक उपकरण कहते हैं। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि किस काल को फलक संस्कृति के रूप में जो है जानते हैं। तो सिंपल सी बात है कि किस काल में हमें फ्लेक टूल के जो प्रमाण है वह देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए सामान्यतः इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मिडिल पैलियोलिथिक एज, मध्य पूरा पाषाण काल। अब देखिएगा, कोर टूल जो है, कोर टूल मुख्यतः इनका प्रयोग कहां पर किया जाता था? जो लोअर पैलियोलिथिक एज है, निम्न पूरा पाषाण काल में मुख्यतः आपको जो भी उपकरण दिखाई देंगे वह कोर पर बने हुए दिखाई देंगे। जैसे आप हैंडेक्स ले सकते हैं। ठीक है, फ्लेक टूल्स की जो शुरुआत है यह कहां से हो जाती है? तो जो मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड है, अर्थात जो मध्य पूर्व पाषाण काल है, वहां से इस प्रकार के उपकरण के जो प्रमाण है वो हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो इसे हम फलक संस्कृति के नाम से जानते। अब देखिए, यहां पे दो नाम और भी दिए गए हैं जिनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे यहां पे उच्च पूरा पाषाण काल दिया है, ध्यान रखिएगा, उच्च पूरा पाषाण को हम सर्वश्रेष्ठ पाषाण काल के नाम से जानते हैं। सर्वश्रेष्ठ पाषाण काल के नाम से जो है यह जाना जाता है, जिसे हम हिंदी में इंग्लिश में कहें तो लेप्टोलिथिक पीरियड के नाम से जो है इन्हें हम जानते हैं। लेप्टोलिथिक एज कह लीजिए, लेप्टोलिथिक पीरियड कह लीजिए। ठीक है, इसके अलावा मध्य पाषाण काल के लिए भी जो है दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कौन सा? एक हम प्रयोग में लाते हैं इपी पैलियोलिथिक पीरियड, इपी पैलियोलिथिक पीरियड, और दूसरा प्रयोग में लाया जाता है प्रोटो नियोलिथिक पीरियड, प्रोटो नियोलिथिक पीरियड, जिसे हम आद्य नव पाषाण काल। और आपका जो दूसरा है, ठीक है, इपीपैलियोलिथिक पीरियड को, उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे जो है हम, जी हां बिल्कुल, इपीपैलियोलिथिक पीरियड को हम अनुपूरा पाषाण काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए
अब ये एपिपेल्थिक पीरियड क्या है? जहां से पूरा पाषाण काल कंप्लीट हो रहा है और जहां से मध्य पाषाण काल की शुरुआत हो रही है, उसी ट्रांजिशनल फेज को, उसी संक्रमण काल को एपिपेल्थिक पीरियड अर्थात अनुपूरा पाषाण काल कहते हैं। जहां से मध्य पाषाण काल कंप्लीट हो रहा है और नव पाषाण काल की शुरुआत हो रही है, वो काल कहलाता है प्रोटोनियोलिथिक पीरियड अर्थात आद्य नव पाषाण काल। अंतर क्या है? अंतर यह है कि एपिपेल्थिक पीरियड में जब आप देखेंगे तो इसमें कुछ लक्षण आपको उच्च पूरा पाषाण काल के दिखाई देंगे। जब आप प्रोटोनियोलिथिक पीरियड के देखेंगे तो उसमें कुछ लक्षण जो है आपको नव पाषाण काल के जो है दिखाई देंगे। बाकी फलक संस्कृति कहा, किसी ने इसको सीरीज सेकेंड कहा, थर्ड कहा, आपके मिडिल पैल्थिक पीरियड को किसके द्वारा क्या कहा गया वो आप उसको जो है कि बाद में देख सकते हैं। मैंने इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस बनाई भी हैं और लोअर पैल्थिक का आपका जो जनरल क्लास है वो कंप्लीट हो चुका है। तो जब हम नई क्लास लेंगे मिडिल पैल्थिक पीरियड की तो वहां पर आपके साथ वो चर्चा आएगी ही आएगी। डिटेल में हम बताएंगे कि किसने किसने जो है कि मध्य पूरा पाषाण काल के लिए कौन से शब्दों का जो प्रयोग है वह किया था। ठीक है, तब तक जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मध्य पाषाणिक स्थल चोपनी मांडो जो पुरास्थल है ये कहां पर स्थित है? ऑप्शन उदयपुर के निकट राजस्थान के क्षेत्र में, इलाहाबाद के कराव तहसील में बूढ़ी बेलन नदी के किनारे, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में या फिर मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में। बताएं भाई इसका सही आंसर क्या होगा? इलाहाबाद के जो कोरांव तहसील है, ठीक है, वहां के बूढ़ी बेलन नदी किनारे कहां पर है बताइए? चुपानी मांडो काफी महत्वपूर्ण पुरास्थल है। क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, कोई बताए? चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या बात है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। यहां पर है ये आपके इलाहाबाद का जो कोरांव तहसील है, ठीक है, वहां से आपके बूढ़ी बेलन नदी, इसका नाम याद रख लीजिएगा बूढ़ी बेलन। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है कि कौन सा जो पुरास्थल है बेटे वह किस नदी के तट पर स्थित है। जैसे आप देखते हो ना कि आप पूछा जाता है कि हड़प्पा किस नदी के तट पे है, मोहनजोदाड़ो किस नदी के तट पे है, तो आप हड़प्पा कहते हैं रावी नदी के तट पे है, मोहनजोदाड़ो कहते हैं सिंधु नदी के तट पे है। तो अब जो है कि ये नया ट्रेंड है, जो बच्चे हिस्ट्री वाले होंगे उनको पता होगा कि अब जो पुरास्थल हैं अलग अलग जगहों के वो किस नदियों के किनारे तट पर स्थित है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि जो चौपानी मांडो आर्कियोलॉजिकल साइट है इसकी खोज किसके द्वारा किया गया और इसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया? कोई बता सकता है आप में से कि जो चौपानी मांडो आर्कियोलॉजिकल साइट है इसके खोज का जो काम है यह किसके द्वारा किया गया और इसके उत्खनन का जो काम है वह किसने किया? बताओ भाई, इसके खोज और इसके उत्खनन से संबंधित जो फैक्ट है वो आपको बताना है। देखिए 1967 में, ठीक है, 1967 में वी.डी. मिश्रा के निर्देशन में यहां पे उत्खनन किया गया। कब? सॉरी, खोज जो है वो किया गया। पहला जो खोज है 1967 में, 1967 में वी.डी. मिश्रा ने किया। वी.डी. मिश्रा ने ही यहां पे पहला एक्सकवेशन भी किया। किसने? वी.डी. मिश्रा ने जो है यहां पे पहला उत्खनन किया और यह उत्खनन सीमित क्षेत्रों में था। बाद में जो है कि जी.आर. शर्मा के निर्देशन में, जी.आर. शर्मा क्या थे? इसके निर्देशक थे, एक्सकेवेशन के डायरेक्टर थे। उनके निर्देशन में जो है कि किसने? बीबी मिश्र ने। किसने? बीबी मिश्र ने। बीबी लाल मत कर लीजिएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा आंसर आपका, ठीक है। तो बीबी मिश्र, ठीक है, बीबी मिश्र के द्वारा जो है कि यहां पर उत्खनन का जो कार्य है वो किया गया। तो इन दोनों का नाम आपको ध्यान में रखना है, जी.आर. शर्मा का
और बीबी मिश्र का, जिन्होंने यहां पे बृहद एक्सकेवेशन किया। बाकी यहां पे एक्सकेवेशन का काम जो है सबसे पहली बार 1967 में वीडी मिश्र के द्वारा जो है किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रागैतिहासिक स्थल से भारत की प्राचीनतम झोपड़ियों के जो प्रमाण हैं वह देखने को मिला हुआ है। ऑप्शन चिरकी नेवासा, डिडवाना, हुंसगी या फिर पैसरा। बताएं सही आंसर क्या होगा। कहां से जो है कि प्राचीनतम झोपड़ियों का जो प्रमाण है वह देखने को मिला हुआ है, बताइए भाई। अब ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे तो नहीं लगता कि इससे सिंपल भी कोई क्वेश्चन हो सकता है। बताइए भाई क्या होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सनी जी ने बिल्कुल सही आंसर किया है, पैसरा। ठीक है, पैसरा से जो है कि यह आपके जो भारत की प्राचीनतम झोपड़ियों का जो प्रमाण है वह देखने को मिला हुआ था। बाकी कल ही आप लोगों को डिडवाना के बारे में मैंने बताया था। डिडवाना वो क्षेत्र है जहां से राजस्थान के क्षेत्र से जो है कि 3 जमाव जो हैं वह देखने को मिला हुआ था। 3 जमाव के बारे में आप लोगों को बताया गया था कि वहां से अमरापुरा जमाव है, ठीक है, जायल जमाव है और आपका डिडवाना जमाव है। ठीक है, बाकी यहां पे हुंसगी का नाम दिया है। हुंसगी पे काम किया है किसने, के पदैया ने। किसने, के पदैया के द्वारा जो है यहां पे काम किया गया। काफी इंपॉर्टेंट नाम है। बाकी चिरकी नेवासा आप जानते हैं। गुडरुन कार्विनस का नाम आप सभी ने सुना होगा। ठीक है, गुडरुन कार्विनस का जो नाम है आप सभी ने सुना होगा, जहां पे उन्होंने इस चिरकी नेवासा जो क्षेत्र है वहां पर काम किया है। बाकी पैसरा बिहार का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट के रूप में जो है जाना जाता है। ठीक है, पैसरा पर काम किसने किया हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं भाई। जो पैसरा आर्कियोलॉजिकल साइट है वहां पर काम किसने किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि अब इनको सही काल क्रम में व्यवस्थित करना है। कल ही पढ़ाया गया। ऑप्शन पटपरा जमाव, खैतोही जमाव, बाघोर जमाव और शिहावल जमाव। बताओ भैया, ये जो आपके जो जमाव हैं जो अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं, इनको आपको क्या करना है, इनको आपको एक जो आपका क्रम है उसमें आपको स्थापित करना है। ये आपके सोन घाटी का जो जमाव है वह प्राप्त हुआ है। सोन घाटी के जमाव, ये जो आपको चारों के चारों जो जमाव हैं ये कहाँ के हैं, सोन घाटी का जो जमाव है वह देखने को मिल रहा है। इसकी जो जमाव की जो जानकारी है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो आपका भारत का भारतीय भूतत्व सर्वेक्षण विभाग है उसके द्वारा दिया गया। हालांकि इसमें एक और भी जोड़ा जाता है, खूंटेली जमाव। पटपरा के बाद यदि आप देखेंगे तो सेकेंड नंबर पर आता है आपका खूंटेली जमाव। ठीक है, तो यहां पर 4 दिए गए हैं। तो आपको मैं बता दूं कि सबसे पहला मतलब इसका आंसर आप में से किसी ने बताया है 4 1 3 2, 4 1 3 2 एक आंसर मिला है। ठीक है, सिहावल हो गया, ठीक है, पटपरा हो गया, बाघोर हो गया और खैतोही हो गया। बिल्कुल सही आंसर, सिहावल, फिर पटपरा, फिर बाघोर और फिर जो है खैतोही जो जमाव है, जो फॉर्मेशन है वो देखने को मिलता है। अब आपको बता दूं कि जितने आपको ये जमाव के नाम देखने को मिल रहे हैं, चाहे पटपरा, खैतोही, बाघोर या फिर सिहावल, एक्चुअली में ये पुरास्थलों के नाम हैं जहां से इस जमाव का पहला प्रमाण मिला। एग्जाम्पल के तौर पे सिहावल एक पुरास्थल का नाम है जहां से सबसे पहली बार सिहावल प्रकार का जो जमाव है वह देखने को मिला था। इन सभी जमावों का जो नामकरण है वो वहां पहली बार जिस पुरास्थल से प्राप्त हुए उनके आधार पर रखा गया। इसी वजह से आपको जो नाम है वो देखने को मिल रहे हैं और ये सभी आपके सोन घाटी का जो क्षेत्र है वहां पर इन जमावों के जो प्रमाण है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शैलाश्रय से अशूलियन चरण के समय पत्थर की दीवाल के निर्माण का जो साक्ष्य है वो प्राप्त होता है? एस्यूलियन चरण की बात कर रहा है, एस्यूलियन फेज की बात कर रहा है, जहां पे स्टोन की वॉल का जो प्रमाण है वो हमें दिखाई देता है। ऑप्शन आदमगढ़, भीमबेटका, बघईखोर या फिर लखैया, बताएं सही आंसर क्या होगा? एनी वन ऑफ यू, किसी को जानकारी है? जितने भी हमारे भाई बहन जुड़े हैं आप सभी से निवेदन है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। डी लिखिया सनी जी, बी भीमबेटका। जी हाँ, भीमबेटका से। कहां से? भीमबेटका। भीमबेटका पढ़ाते समय आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बताया भी गया था कि जब वहां से उत्खनन का कार्य किया जा रहा था वीएन मिश्रा और आपके वीएस वाकणकर के द्वारा, तो वहां पर उत्खनन के दौरान जो है उन्हें पत्थर की दीवाल के जो साक्ष्य हैं वो प्राप्त हुए थे, और वो चरण था जहां से उनको एस्यूलियन टूल्स का भी जो प्रमाण है, अर्थात एस्यूलियन उपकरण का भी जो प्रमाण है वो प्राप्त हुआ था। ठीक है, इस वजह से इसका जो सही आंसर होगा वो भीमबेटका होगा। बाकी भीमबेटका के बारे में अभी मैंने प्रीवियस में बताया था कि भीमबेटका आपका प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग साइट है, जहां से हमें प्रागैतिहासिक काल के चित्रकलाओं के प्रमाण मिलते हैं, जिनका संबंध, यदि हम पेंटिंग्स की बात करते हैं तो उनका संबंध जो है मध्य पाषाण काल से, मेसोलिथिक पीरियड से जोड़ा जाता है। वहां से हमें माइक्रोलिथ टूल्स के भी प्रमाण मिले हैं, एस्यूलियन टूल्स के भी प्रमाण मिले हैं, और अलग अलग जो आपके एंटिक्विटीज यदि आप देखेंगे तो आपको पता होगा कि भीमबेटका से हमें शुतुरमुर्ग के अंडे से संबंधित भी जो प्रमाण है वो यहां से मिला हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस राख के टीले वाले पुरास्थल का उत्खनन सर्वप्रथम किया गया? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है कुपगल, कुड़ातिनी, उत्तनूर या फिर बूंदीहल। बताएं भाई कहां से जो है सबसे पहली बार जो ये राख के टीले हैं उनका उत्खनन किया गया? ये पढ़ाया जा चुका है, बताया जा चुका है, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो आया भी हुआ है। व्हाट इज द राइट आंसर? देखिए भाई, राख के टीलों की बात करते हैं तो राख के टीले पहली बात की मिलते कहां पर हैं? तो राख के टीले आप जब पता करेंगे तो आपको जानकारी होगी कि जो राख के टीले हैं ये दक्षिण भारत के जो क्षेत्र हैं वहां से प्राप्त होते हैं। इनका संबंध किस काल से जोड़ा जाता है? तो इनका जो संबंध है वो नवपाषाण काल से जो है हम न्यूलिथिक फेज से जो है जोड़ते हैं। सबसे पहला जो आपका पुरास्थल का उत्खनन किया गया वह जुड़ा गया कुपगल से। किससे? कुपगल जो आर्कियोलॉजिकल साइट है वहां से इस प्रकार का जो प्रमाण है वो हमें देखने को मिलता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए एक्चुअली में राख के टीले आए कहां पर, हालांकि इनका अपना अपना जो स्कॉलर्स का जो आपका डिसीजन है या फिर कह लीजिए आपका जो हाइपोथेसिस है वो हमें देखने को मिलता है। उसमें जो सबसे फेमस हाइपोथेसिस ये दी गई है कि यह जो आपका राख के टीले दक्षिण भारत में मिलते हैं उस दौरान जो आपका पशुपालन किया जाता था तो पशुओं से जो प्राप्त गोबर के ढेर होते थे उनको कुछ लंबे समय के बाद क्या कर दिया जाता था? जला दिया जाता था, और उनके जलाने की वजह से जो है कि वहां पे जो राख के ढेर हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीनतम तिथि वाला पूरा पाषाणिक पुरास्थल उत्तर बैनी जो है वह कहां पर स्थित है? यह क्वेश्चन अभी हाल ही में संभवतः ये दिसंबर 2023 ये क्वेश्चन में भी आया हुआ था, जहां तक मुझे ध्यान में है। यूजीसी नेट के पेपर में ये दिसंबर 2023 का क्वेश्चन है कि प्राचीनतम तिथि वाला जो पूरा पाषाणिक पुरास्थल उत्तर बैनी है ये कहां पर स्थित है? ऑप्शन तमिलनाडु में, कर्नाटक में, जम्मू एंड कश्मीर में या फिर हिमाचल प्रदेश में। बताइए भाई यह पुरास्थल कहां पर स्थित है? पढ़ाया गया है, बताया गया है, इसमें किसी को कोई दिक्कत होनी
नहीं चाहिए? बताओ भाई। ए, ठीक है। जम्मू कश्मीर में, कहां पर है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। प्राचीनतम तिथि वाला जो ये पूरा पाषाणिक पुरास्थल है उत्तर बैनी, ये जम्मू कश्मीर में। हालांकि इसके अलावा एक और पुरास्थल की नाम ली जाती है, बोरी का नाम सुना होगा। यह जो पुरास्थल है, यहां से इस बोरी पुरास्थल से हमें किसके प्रमाण मिले हैं? ज्वालामुखी राख का जो प्रमाण है। आप सभी ने बोरी का नाम जरूर सुना होगा। बोरी जो पुरास्थल है, निम्न पूरा पाषाण कालीन पुरास्थल है, और यहां से हमें जो ज्वालामुखी राख के जो प्रमाण है वह देखने को मिले हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। सो इसका सही आंसर मैं बता दूं, ये होगा आपका जम्मू कश्मीर। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि संभावित पूजा स्थल का पुरातात्विक स्थल उच्च पूरा पाषाणिक पुरास्थल से प्राप्त होता है। तो ये जो पूजा स्थल है, जो कि एक पुरातात्विक उच्च पूरा पाषाणिक स्थल है, ये कहां से प्राप्त हुआ है? पाटड़े से, करनूल की गुफाओं से, इनाम गांव से, या फिर बाघोर फस्ट से? बताएं भाई, कहां से जो है इस प्रकार के ये प्रमाण हैं वह हमें देखने को मिला हुआ है? संभावित पूजा स्थल का जो पुरातात्विक साक्ष्य है या स्थल है, जो कि आपके उच्च पूरा पाषाणिक क्षेत्र से जो प्राप्त हुआ है, बताइए। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाघोर फर्स्ट से। ठीक है, दो चीजें हैं बेटे, एक है आपका बाघोर है, ठीक है, और दूसरा है आपका बागोर। ठीक है, एक बाघोर है और दूसरा है आपका बागोर। तो जो बाघोर और बागोर है, यह दोनों कहां पर स्थित है? पहली बात तो क्वेश्चन ये बनता है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। पाटड़े की बात कर रहे हैं। पाटड़े जो क्षेत्र है, यह शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलकों से बना हुआ जो प्रमाण है, उसके लिए पाटड़े फेमस है। जब भी शुतुरमुर्ग के अंडे की बात आए तो कुछ पुरास्थलों के नाम याद कर लीजिए, जैसे में पाटड़े हो गया, ठीक है, उसके अलावा चंद्रशाल हो गया, उसके अलावा रामपुर हो गया, उसके अलावा भीमबेटका हो गया। ये चार नाम आप हमेशा से ध्यान में रखिएगा, पाटड़े, भीमबेटका, चंद्रशाल, रामपुर। इसके अलावा और भी हैं, लेकिन ये चार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां से कुछ इस प्रकार का जो प्रमाण है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा इनाम गांव की बात करते हैं, एक चालकुलिथिक साइट है, ताम्र पाषाणिक पुरास्थल है। ठीक है, और इस पुरास्थल से हमें किसके प्रमाण मिलते हैं? कृत्रिम सिंचाई का, किसका? आर्टिफिशियल इरिगेशन सिस्टम का जो प्रमाण है वो यहां से प्राप्त होता है। बाघोर और बागोर जो कि एक आपका एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, और एक जो है आपका राजस्थान में है। ठीक है, एक आपके मध्य प्रदेश में है और एक कहां पर है? आपका राजस्थान में स्थित है। याद कर लीजिए, क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है वो आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है कि सूची 1 को सूची 2 से क्या है? मिलाना है, अर्थात लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। लिस्ट 1 में जो है कि आर्कियोलॉजिकल साइट्स के नाम दिए गए हैं, एंड लिस्ट 2 जो है वो कहां पर लोकेटेड हैं, किस स्टेट में लोकेटेड हैं, उनके नाम दिए गए हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ज्वालापुरम, पैसरा, शिंगी तलाव, चिरकी, ये साइट के नाम हो गए। किस स्टेट में? राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, या फिर बिहार में? बताएं भाई। क्या होगा? बेसिक सा है, अभी तुरंत बताया मैंने, तुरंत का तुरंत। पैसरा बताया ना, पैसरा कहां पर है? बिहार में है। तो बी का 4 है क्या कहीं पे? एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आपको आगे जाने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि बाकी में अलग ऑप्शन दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा आपका? ए का 2। ज्वालापुरम कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। ज्वालापुरम आपके मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पुरास्थल है, जाना जाता है, आप सभी जानते भी होंगे। ठीक है, इसके अलावा शिंगी तालाब की बात करते हैं, कहां पर है? राजस्थान में। अभी कल ही मैंने आप लोगों को जब लोअर पैल्थिक पीरियड पढ़ा रहा था तो वहां पे शिंगी तालाब की जो आपकी चर्चा है वहां पर आया हुआ था। बाकी चिरकी निवासा वाला जो क्षेत्र याद आ रहा है, चिरकी,
ये कहां पे है बच्चा? आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि फिर से आपको जो है कि किस मध्य पाषाणिक स्थल से हिरण की शिंग से निर्मित मुद्रिकाओं के हार का साक्ष्य मिला है? तो वह कौन सा मेसोलिथिक साइट है जहां से हमें जो हिरण की शिंग है, जो एंटलर्स है, ठीक है, उससे बना हुआ जो मुद्रिकाओं का जो हार है, ठीक है, जो नेकलेस है, वह हमें देखने को मिलता है? ऑप्शन महदहा, लंघनाज, सराय नाहर राय या फिर पाटड़ी। बताए भाई कहां से जो है किस प्रकार का जो प्रमाण है वो हमें देखने को मिलता है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या बात है, शाबाश, बहुत बढ़िया। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। कहां से मिला है? महदहा से मिला है। ठीक है, एक बात समझ लीजिएगा, जब भी महदहा की बात करते हैं तो महदहा हो, दमदमा हो, सराय नाहर राय हो, ये सभी पुरास्थल आपके किस काल से संबंधित हैं? ये सभी पुरास्थल बेटे आपके मध्य पाषाण काल से अर्थात मेसोलिथिक पीरियड से इनका संबंध जोड़ा जाता है। ठीक है, अब महदहा इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि आप जानते होंगे उत्खनन की दो प्रयोजन से जो है उत्खनन किया जाता है, दो पर्पज से उत्खनन किया जाता है। वो पर्पज क्या है? एक उत्खनन किया जाता है रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से अर्थात अनुसंधान के उद्देश्य से, और दूसरा उत्खनन किया जाता है बचाव के उद्देश्य से, जिसको हम लोग रेस्क्यू या फिर साल्वेज एक्सकवेशन कहते हैं। तो ये जो महदहा है आपके भारत में इस बचाव उत्खनन का उदाहरण देता है, रेस्क्यू एक्सकवेशन का, साल्वेज एक्सकवेशन का ये उदाहरण देता है। एक्चुअली में हो ये रहा था कि कानपुर के निकट एक नहर योजना जाई जा रही थी जिसका नाम था नहर परियोजना थी। उसका नाम क्या था? एक नगर परियोजना थी जो कि महदहा को एक्सकवेट करने के लिए जो है उसके पहले वहां पर प्रयोग में लाया जा रहा था। बताइए, नाम बताइए उसका, किसी को जानकारी है? पढ़ाया गया है, शारदा नहर परियोजना। ठीक है, शारदा नहर परियोजना। और जब इस नहर की खुदाई चल रही थी तो उसी खुदाई के दौरान, क्योंकि भाई वो एक्सकवेशन तो चल नहीं रहा है, खूब खोदे पड़े हैं, और खोदने के दौरान इन्होंने आधी पुरास्थल नष्ट भी कर दिए थे। यदि ये पुरास्थल पूरी तरीके से नष्ट न हुआ होता तो शायद हमें और भी ज्यादा एविडेंस वहां पे मिलते। लेकिन जब यहां से लगातार कई सारे मानव कंकालों के प्रमाण मिलने लगे तो उस समय के तत्कालीन जो आपकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है उसे संपर्क किया गया, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने आनन फानन में यहां पे जो बचाव उत्खनन का काम है, ठीक है, वो यहां पे कंडक्ट किया, और यहां से जो है कि जो भी प्रमाण मिल सकते थे, जो भी एविडेंस जुटाए जा सकते थे, उनको जो है वो उन्होंने काम किया। लगभग 1978 जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है, मैं फिक्स नहीं हूं, आप लोग मुझे एक बार करेक्ट कर सकते हैं, 1978 के दौरान शायद ये काम हुआ था ना, इस नहर परियोजना के एक्सकवेशन के उत्खनन के दौरान जो है कि इसके बारे में जो जानकारी है वो मिला हुआ था। ठीक है, आज के इस सेशन के हम अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसके पश्चात हम अगले क्लास में इनसे और भी संबंधित अलग अलग प्रकार के जो प्रश्न हैं उनकी चर्चा हम आपके साथ करेंगे। देखिए, हमारा वो पैटर्न नहीं है कि हम क्वेश्चन को पढ़ें और टिक लगा के आगे बढ़ें। जितने उसमें फैक्ट हो सकते हैं हम कोशिश करते हैं कि आपके सभी के साथ साझा किए जाए, आप लोगों को उनकी जानकारी दी जाए, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस को रिलेवेंट के तहत पढ़ते हैं, अर्थात उनसे बनने वाले और भी प्रकार के प्रश्नों को जब आप सीख लेते हैं, जान लेते हैं कि नहीं इस क्वेश्चन से कौन कौन से प्रकार से क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न यह है कि सांभर के खुर का निशान जो कि मध्य पाषाणिक आवास स्थल से होकर सांभर के चलने का संकेत करता है, वह कहां से प्राप्त हुआ था? ठीक, ऑप्शन सांभर एक प्रकार के हिरण का प्रकार है। ठीक है, कहां से? महदहा से, बाघोर सेकेंड से, चौपानी मांडो से या फिर पैसरा से। बताइए भाई कहां से?
इंडस वैली सिविलाइजेशन पर लेक्चर करें नेक्स्ट टाइम। देखिए शनि जी, अभी हम लोगों का जो लोअर पैलियोलिथिक है कंप्लीट हो रहा है। लोअर पैलियोलिथिक के बाद मेसोलिथिक, और मेसोलिथिक के बाद जो है आपका नियोलिथिक, सॉरी लोअर पैलियोलिथिक के बाद मिडिल पैलियोलिथिक और आपका अपर पैलियोलिथिक, फिर आपका मेसोलिथिक, फिर नियोलिथिक। ये स्टोन इज कंप्लीट हो जाने दीजिए। उसके बाद नो डाउट हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे और काफी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। आप देखिएगा कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ाएंगे तो वहां से पाए जाने वाला एक एक एविडेंस पर्टिकुलरली आपका हर एक साइट वाइज हम बताएंगे। जैसे लोथल का अलग बताएंगे, कालीबंगा का अलग बताएंगे, आपके मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा, जितने बड़े साइट हैं वहां से जितने एविडेंस मिले हैं पूरी लिस्ट आपको एक एक डिटेलिंग के साथ जो है वहां पे डिस्कस करेंगे थ्योरी वाले क्लास में। तो बस आप सभी चैनल पर बने रहें और बाकी लोगों को भी जोड़िए। जितनी ज्यादा संख्या होगी उतना ज्यादा और भी आनंद आएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं कि कहां से इस प्रकार का प्रमाण देखने को मिलता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकेंड, जो बाघोर सेकेंड का पूरा स्थल है। ठीक है, जो बागोर सेकेंड है, जो बागोर द्वितीय आपका चरण है। देखिए बागोर प्रथम भी आपने अभी पढ़ा कुछ देर पहले। मैंने आप लोगों को जो क्वेश्चन जब मैं पढ़ा रहा था तो वहां पे बागोर प्रथम की चर्चा आई थी। ठीक है, देखिए यहां बागोर है ना, जहां से संभावित पूजा स्थल का प्रमाण मिला। ये क्या था, पुरातात्विक आपका कौन सा था पूरा स्थल, पूजा स्थल की बात कर रहा था। ठीक है, उच्च पूरा पाषाण काल के संदर्भ में बात किया जा रहा था। ठीक है, अब शांभर के खुर के निशान की बात कर रहा है, लेकिन किस चरण की, मध्य पाषाण काल की। तो जो बागोर फर्स्ट है वो अपर पैलियोलिथिक पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो बागोर सेकेंड है वो मेसोलिथिक पीरियड को अर्थात मध्य पाषाण काल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहां से किसके प्रमाण मिलते हैं, शांभर के खुर के जो चिन्ह है, जो आपका शुंभ फुटप्रिंट्स है सांबर का, उसका प्रमाण मिल रहा है कहां से, बागोर से। और बागोर आपका एमपी का क्षेत्र है, काफी इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है। चौपानी मांडू मैंने बताया ही कि आपके इलाहाबाद बेलन नदी के किनारे पर है। यहां पे वीडी मिश्रा ने काम किया है, पैसरा विहार में है, महदहा, जो कि हमने अभी चर्चा इसके बारे में आपसे किया था। ठीक है, तो ये कुछ जानकारियां रही हमने जो कि आपके साथ शेयर किया मेसोलिथिक पीरियड और आपके अपर पैलियोलिथिक पीरियड और आपके नियोलिथिक पीरियड या फिर कह लीजिए पैलियोलिथिक पीरियड को संबंध में लेते हुए। अभी इससे संबंधित और भी कई सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इतने जल्दी क्वेश्चंस हो जाएंगे कंप्लीट। इसके कम से कम 2, 3 या फिर सकता है 4 क्लास और भी लगे, जिसमें हम लोग पूरी तरीके से इनसे बनने वाले क्वेश्चंस को कोशिश करेंगे डील करने का, उनके ऊपर एक्सप्लेनेशंस के बारे में। तो उम्मीद करते दोस्तों इस वीडियो को आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो मिलते दोस्तों नेक्स्ट सेशन में कुछ अन्य फैक्ट और इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।